नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन शर्मा यूट्यूब के स्टोरी टर्मिनल चैनल में आज बात करने जा रहा हूं बंगाल की उस शेरनी की जिसने 34 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज मजबूत साम्यवादी सरकार को उखाड़ फेंका, उस नारी शक्ति की जो अपने आक्रामक भाषणों के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री की और राजनीतिक गलियारों में दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी की। तो दोस्तों, बात है 5 जनवरी 1955 की, जब पश्चिम बंगाल राज्य के कलकत्ता शहर, जिसे आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहां पर दक्षिण कोलकाता के हरीश चटर्जी स्ट्रीट में निम्न मध्यम श्रेणी का बंगाली ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में श्री प्रोमिलेश्वर बनर्जी और श्रीमती गायत्री देवी रहती थी। इन दोनों ने 7 संतानों को जन्म दिया, जिसमें 6 पुत्र अमित बनर्जी, बब्बुन बनर्जी, कली बनर्जी, गणेश बनर्जी, अजीत बनर्जी और समीर बनर्जी, और जिस एक पुत्री का जन्म हुआ उसका नाम है ममता बनर्जी। और आज हम जिस शख्सियत की जीवनी की बात कर रहे हैं, यह वही ममता बनर्जी है। तो दोस्तों, ममता बनर्जी का बचपन बहुत संघर्षों से भरा रहा है। भारतीय संस्कृति में हर बेटी का लगाव माता की अपेक्षा पिता से ज़्यादा होता है, लेकिन शायद ममता दीदी की किस्मत को पिता का प्यार मंजूर नहीं था। तभी 9 वर्ष की उम्र में ही आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्होंने अपने पिता को इलाज के अभाव में खो दिया, जो ममता दीदी के साथ साथ उनके परिवार के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति थी। इसके बाद ममता दीदी के ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ अपनी पढ़ाई की भी जिम्मेदारी थी। दीदी ने जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के बजाय जिम्मेदारियां निभाने के रास्ते का चयन किया। दोस्तों, अब बात करते हैं ममता दीदी की शिक्षा की। तो दीदी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने घर के नज़दीक ही स्कूल से की थी। इसके बाद उन्होंने जोग माया देवी कॉलेज से BA, श्री शिक्षा यतन कॉलेज से इस्लामिक इतिहास में MA और जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज कोलकाता से कानून में डिग्री हासिल की थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ममता दीदी के सियासी सफ़र की। तो दीदी 15 वर्ष की उम्र में ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ गई थी और पार्टी के लिए काम करती रही। ममता बनर्जी इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी प्रशंसक रही है। जब दीदी 20 साल की थी, तब वर्ष 1975 में वे अचानक चर्चा में आई, जब जयप्रकाश नारायण, उस समय के बहुत बड़े साम्यवादी नेता, इंदिरा गांधी के खिलाफ एक रैली कर रहे थे। तब ममता बनर्जी इंदिरा गांधी के समर्थन में जयप्रकाश नारायण की गाड़ी के सामने खड़ी हो गई थी। इसके बाद वर्ष 1976 का आगाज हुआ, जब ममता दीदी ने राजनीतिक सफ़र की पहली जिम्मेदारी हासिल की और पश्चिम बंगाल में महिला कांग्रेस की महासचिव बनी, और ये जिम्मेदारी इन्होंने 4 वर्ष तक निभाई। इसके बाद वर्ष 1978 में ममता दीदी को कलकत्ता दक्षिण की जिला कांग्रेस कमेटी की सचिव पद पे नियुक्ति दी गई। यह जिम्मेदारी दीदी ने 3 वर्ष तक निभाई। इसके बाद सन 1984 में ममता बनर्जी को पहली बार लोकसभा चुनाव का टिकट भी कांग्रेस पार्टी से ही मिला और कोलकाता के जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने अनुभवी साम्यवादी नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीतकर वे सबसे युवा भारतीय सांसद बन गई थी। इसके साथ ही दीदी को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की महासचिव की जिम्मेदारी भी दी गई थी। इसके बाद वर्ष 1985 का आगाज हुआ, तब दीदी को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कल्याण समिति की सदस्य भी नियुक्त किया गया और यह जिम्मेदारी दीदी ने 2 वर्ष तक निभाई। इसके बाद वर्ष 1987 से दीदी का कांग्रेस में कद बढ़ता गया और दीदी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परामर्श समिति की सदस्य, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय परिषद की सदस्य, गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की सदस्य की भी जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद वर्ष 1988 में कांग्रेस संसदीय दल की कार्यकारी समिति की सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद वर्ष 1989 में वापस लोकसभा का चुनाव हुआ और दीदी को वापस कांग्रेस की टिकट से सांसद बनने का मौका मिला, लेकिन दीदी इस बार इस मौके को भुना नहीं सकी और दीदी मालिनी भट्टाचार्य से चुनाव में हार गई। हार के बाद भी दीदी का कांग्रेस में दबदबा कम नहीं हुआ और दीदी को पश्चिम बंगाल की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी समिति की सदस्य की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद वर्ष 1990 में दीदी का बंगाल में कद और बढ़ गया, जब दीदी को पश्चिम बंगाल की युवा कांग्रेस अध्यक्षा की कमान दी गई। वर्ष 1991 में वापस लोकसभा का चुनाव हुआ और दीदी दूसरी बार सांसद बनी। इस बार दीदी ने CPIM के विप्लव दास गुप्ता को हराकर 10वीं लोकसभा की सदस्य बनी।
दूसरी बार चुनाव जीतने के साथ ही दीदी के कद में और इजाफा हुआ और इस बार देश में नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी, जिसमें दीदी को युवा मामले और खेल विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी दी गई। इस प्रकार दीदी का अब दिल्ली में भी कद बड़ा हो गया था। इसके बाद दीदी ने वर्ष 1993 में गृह मामलों पर समिति की सदस्य के रूप में भी काम किया। वर्ष 1993 में ही दीदी के द्वारा प्रस्तावित खेल कूद विकास योजना को सरकार की मंजूरी न मिलने पर उन्होंने विरोध किया और मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। वर्ष 1995 में दीदी लोक लेखा समिति की सदस्य बनी और साथ ही साथ गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की सदस्य की भी जिम्मेदारी वहन की। वर्ष 1996 में दीदी एक बार फिर से 11वीं लोकसभा की सदस्य के रूप में चुनी गई। इस बार वो तीसरी बार सांसद बनी थी। साथ ही साथ गृह मामलों पर गृह मंत्रालय की परामर्श समिति की सदस्य के रूप में भी जिम्मेदारी दी गई। सन 1996 में ही केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए जाने पर विरोध व्यक्त किया था। कांग्रेस से मतभेद के चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी थी। वर्ष 1997 में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और इसकी अध्यक्ष भी बनी। दीदी की पार्टी ने काफी कम समय में बंगाल की साम्यवादी सरकार के खिलाफ कड़ी चुनौती खड़ी कर दी। पार्टी गठन के शुरुआती दिनों में ममता बनर्जी को अटल बिहारी वाजपेयी का भी साथ मिला था। इसके बाद वर्ष 1998 में वापस 12वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और दीदी एक बार फिर से चौथी बार सांसद के रूप में निर्वाचित हुई और इसके साथ ही दीदी रेलवे समिति की अध्यक्षा, गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की सदस्य, सामान्य प्रयोजन समिति की सदस्य के रूप में भी काम किया। इसके बाद वर्ष 1999 में वापस 13वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और दीदी एक बार फिर से 5वीं बार सांसद के रूप में निर्वाचित हुई। इस बार देश में एनडीए की सरकार बनी और दीदी भी एनडीए में शामिल हो गई। 3 अक्टूबर 1999 को वो दिन आया जब दीदी ने देश की रेल मंत्री बनी और दीदी ने रेलवे के नवीनीकरण की दिशा में कई बड़े फैसले लिए। इसके अलावा एक्सप्रेस ट्रेनों में सर्विसेज बढ़ाने से लेकर जिस आईआरसीटी से आज हम घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, उसकी शुरुआत भी दीदी के कार्यकाल में ही हुई। इसके बाद वर्ष 2001 में उन पर लगे कुछ आरोपों के चलते उन्होंने एनडीए सरकार से भी गठबंधन तोड़ दिया। वर्ष 2001 से 2003 तक उद्योग मंत्रालय की सलाहकार समिति की सदस्य भी बनी। इसके बाद 9 जनवरी 2004 को वापस वाजपेयी सरकार में कोयला और खाद्यान्न मंत्री बनी। इसके बाद वर्ष 2004 में ही 14वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और दीदी लोकसभा सदस्य के रूप में 6ठी बार चुनी गई। इसके साथ ही दीदी कानून एवं न्याय, लोक शिकायत और कार्मिक की समिति की सदस्य भी बनी। 2005 में भट्टाचार्य की वामपंथी सरकार के जबरन भूमि अधिग्रहण के फैसले का विरोध शुरू किया। इसके बाद सिंगूर और नंदीग्राम के हिस्सों में ममता बनर्जी ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर आंदोलन किए। इस आंदोलन को परोक्ष रूप से बीजेपी का भी समर्थन मिला था। इसके बाद वर्ष 2006 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा। इसके पश्चात तृणमूल कांग्रेस ने यूपीए सरकार से गठबंधन किया। वर्ष 2006 में ही सिंगूर में टाटा मोटर्स की परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसने उस समय बंगाल में बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया था। इसके बाद वर्ष 2009 में ही 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और दीदी लोकसभा सदस्य के रूप में 7वीं बार चुनी गई और ममता बनर्जी फिर एक बार रेल मंत्री बनाई गई। भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध का असर और व्यापक जन समर्थन देखते हुए ममता ने एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में पश्चिम बंगाल के 2011 विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपनी पार्टी को चुनाव में उतारा। 1998 में पार्टी के गठन के बाद 13 साल की अल्प यात्रा में ही तृणमूल कांग्रेस पहली बार 34 वर्षीय सत्ता वाली वामपंथी सरकार को सत्ता से हटाने में कामयाब हो गई। 2011 के चुनाव में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की 184 सीटों पर जीत मिली। ये वही राज्य था जहां पर कभी वामपंथी और कांग्रेस की विचारधारा का प्रभाव था। दोनों में एक नई लकीर खींचकर ममता ने चुनाव में 184 असेंबली सीट पर जीत हासिल की। इसके बाद 9 अक्टूबर 2011 को 15वीं लोकसभा की सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। 20 मई 2011 को दीदी के लिए वो दिन आया जब दीदी पश्चिम बंगाल राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और ममता दीदी के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण था। इसके बाद वर्ष 2014 का आगाज हुआ तो केंद्र में मोदी सरकार आई और मोदी लहर ने सभी राष्ट्रीय पार्टियों और क्षेत्र पार्टियों को हराया था। लेकिन दीदी एक ऐसी नेता थी जिन्होंने मोदी लहर होने के बावजूद भी बीजेपी को कड़ी चुनौती दी और बंगाल की 42 में से 34 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की।
और लोकसभा में विपक्ष को मजबूती प्रदान की और बीजेपी मात्र 2 सीटें ही ला सकी मोदी लहर होने के बाद भी। इसके बाद वर्ष 2016 में बंगाल में वापस विधानसभा का चुनाव हुआ और पिछली बार से अधिक सीटों के साथ दीदी फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। इस बार दीदी ने 211 सीटें जीती, जहां बीजेपी हर राज्य में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन दीदी के सामने मात्र 3 सीटें ही ला सकी। अब दीदी का कद ऐसा हो गया कि मोदी जैसे नेता का विपक्ष में एक विकल्प के रूप में दीदी को ही देखा जाने लगा। वर्ष 2016 से पहले जहां बंगाल में कभी दीदी बनाम लेफ्ट होता था, वहीं 2016 के बाद बीजेपी ने बंगाल में अच्छी पकड़ बनाई और 2019 के लोकसभा के चुनाव में मुकाबला दीदी बनाम बीजेपी हो गया। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में दीदी की चमक भी मोदी लहर के सामने फीकी पड़ने लगी और बीजेपी ने बंगाल में शानदार 42 में से 18 सीटों पर विजय प्राप्त की। वर्ष 2021 में विधानसभा का चुनाव है, जो बहुत रोमांचक मोड़ पे है और दीदी के सामने अपने गढ़ और कुर्सी को बचाने की चुनौती है, क्योंकि दीदी की पार्टी के बहुत से मुख्य नेताओं को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है, जिसमें दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी जैसे मुख्य नेता दीदी के विपक्ष में है। यह चुनाव बीजेपी बनाम दीदी हो गया है। सबसे कड़ा मुकाबला नंदीग्राम सीट पर है, जहां दीदी खुद चुनाव लड़ रही है, तो उनके सामने उनके ही साथी शुभेंदु अधिकारी है। बड़े बड़े दाव हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। परिणाम क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा कि बीजेपी बंगाल की सत्ता पर पहली बार परचम लहराती है या दीदी फिर से इतिहास दोहराती है। वैसे हमारा उद्देश्य आपको दीदी के जन्म से लेकर अभी तक जो महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं उनके बारे में जानकारी देना है, ना कि किसी पार्टी को सपोर्ट करना है। तो दोस्तों, वैसे तो दीदी के बारे में हम जितना लिखना चाहे उतना कम ही होगा। जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ जानकारी में कोई त्रुटि या कमी हो तो वो भी ज़रूर बताएं। हम आपके सुझावों पे ज़रूर अमल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।